नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद, एक ब्रेक के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और कोशिश करूंगा कि अब ये सिलसिला ना टूटे। और आगे हम जो जो विषय आप पढ़ रहे हैं कि कॉरपोरेट कैसे मीडिया मैनेज करता है, और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज वंदना राठौर हैं। ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की मीडिया स्ट्रेटजीज बरसों से बनाती रही हैं, पत्रकार भी रही हैं किसी ज़माने में। लेकिन पिछले कई वर्षों से, 2 दशक से लगभग, ये बड़े-बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी बनाती रही हैं। तो आज हम वंदना से जानेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट हाउसेस जो है वो मीडिया को मैनेज करते हैं, अंदर क्या होता है। क्योंकि हम पत्रकार या आप आम लोग बहुत सी बातें नहीं जानते कि पर्दे के पीछे के खेल क्या है, क्योंकि वो बहुत लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च होता है मीडिया मैनेजमेंट में। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक बात करते। कल ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार खबरों में हैं। कभी वो जीन्स को लेकर बात कर देते हैं, फटी हुई जीन्स को लड़कियों के। या कल उन्होंने ये, उनका एक वीडियो आ गया जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अमेरिका ने 200 साल भारत पे शासन किया था। इस तरीके के बयान, और खासकर वंदना, मैं इसके पहले कि विषय पे आए, जी, इस बारे में, क्योंकि आप भी महिला हैं, और ये इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो तमाम सारे जो हमारे राजनेता हैं, वो जी, जेंडर को लेकर, महिलाओं को लेकर बड़ी अनाप शनाप बयान जो मन में आया सो बोल देते हैं। और पीछे भी प्रधानमंत्री तक ऐसी बातें बोल चुके हैं रैलियों में। अ, मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है। कोई कोई नेता ये आके कह देता है कि महिलाएं जो है वो देर रात में ना निकलें घर से, अगर उनको सुरक्षित रहना है तो ये जो विक्टिम को टारगेट करने का, और ये एक इंसेंसिटिव है समाज में तो इसके बारे में, क्योंकि आप एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या इन नेताओं को कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये कैसे बात करें? जी बिल्कुल। पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग होनी चाहिए जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, और प्रोफेशनल्स के द्वारा होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी को हायर करके होनी चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरीके से महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है, और रिस्पेक्ट के अलावा क्या बयान उनको पब्लिक में देने हैं, किस समय कहाँ कैसे बोलना चाहिए, जिसको हम पीआर लैंग्वेज में मैसेजिंग कहते हैं। और मीडिया आउटरीच प्रोग्राम जो हम बनाते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, लाइक कॉर्पोरेट्स के लिए, वैसे ही नेताओं को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि अपब्रिंगिंग देखिए, हमारे समाज की तो अपब्रिंगिंग ही बड़ी प्रतिशतात्मक है। और जी, उस अपब्रिंगिंग में पब्लिक स्पीकिंग में जब आप जाएं, मीडिया से बात करें, रैली में भाषण दें, किसी सेमिनार में भाषण दें, तो जी, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जी, मुझे लगता है कि ये तालियां पिटवाने के फेर में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसी बात बोल दें कि जनता जो है बड़ी ताली पीट दे। और अब जी। क्योंकि टीवी कैमरे सब जगह लगे होते हैं, कोई मोबाइल पे शूट कर रहा होता है, वो वीडियो बयान बाहर आ जाता है। और वो वेब ट्रैफिक भी ड्राइव करता है, कारण ये भी है आजकल सोशल मीडिया के। बिल्कुल, जब से ये रावत साहब बने मुख्यमंत्री, तो तीसरा चौथा बयान उनका इस तरीके का आ चुका है। बहुत शर्मनाक बयान है ये। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं कि, क्योंकि देखिए क्यों मैं बात कर रहा हूँ कॉरपोरेट कैसे मैनेज करता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पिछले कुछ वर्षों में पॉलिटिक्स में भी ये बीमारी आ गई है मीडिया मैनेजमेंट की। जी, पहले सरकारें और नेता पत्रकारों से डरते थे, जी, इज्जत करते थे उनकी। अब उनको मालूम है कि ये तो मैनेज हो सकते हैं। तो और कुछ तो मैनेजमेंट अपने पक्ष में करने का है, कुछ सेंसरशिप। जैसे अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा कि टूल किट की
की एक टूल किट भी आ गई जिसमें कि कलर कोडिंग है। उस कलर कोडिंग का कॉर्पोरेट हाउसेस में कैसे होता है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। उसके अलावा अगर एक कोई स्वतंत्र पत्रकारिता कर पा रहा है इसने शोर शराबे के बीच में भी, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कुछ वो कर पा रहे हैं। लेकिन वो उनके ऊपर भी अब नकेल कसने की तैयारी हो रही है और एक नई डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस आ गई जिसमें कि न्यूज़ वेबसाइट पे भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में जी, उसमें वायर ग्रुप हाई कोर्ट में चला भी गया है। मैं जी, इसी पृष्ठभूमि में इसमें जानना फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी टारगेट होंगे। बिल्कुल हाँ। लेकिन फ्रीलांस इसी जर्नलिस्ट भी इसी आते हैं। इसी पृष्ठभूमि में आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कॉरपोरेट हाउसेस, क्योंकि ये आया ज्ञान वहीं से है, जी, हमारे जी, नेताओं बिल्कुल। को ज्ञान वहीं से आया है जी, कि ये मीडिया मैनेजमेंट होता कैसे है। क्योंकि आप कॉरपोरेट हाउसेस में रही हैं और कॉरपोरेट हाउसेस की मीडिया पॉलिसीज बनाती हैं। बहुत सी क्लाइंट की जानकारी मैं आपसे नहीं मांगूंगा, लेकिन ये करते कैसे हैं? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि कोई एक प्रोडक्ट अगर आप ला रहे हैं या कोई सरकार की नीति है जो कि आपके कॉर्पोरेट हाउस के पक्ष में नहीं है और जी, उस पे आपको लिखवाना है, माहौल बनाना है, संसद में उस जी, मुद्दे को उठवाना है, मीडिया में उस मुद्दे को उठाना, तो ये कैसे जी, होता है? जी। एक टर्मिनोलॉजी जो प्रशांत जी आपको पता होगी, जो हम यूज करते हैं पीआर में, वो है एडवोकेसी। जब मुद्दा बहुत बड़ा होता है और संगीन होता है, या हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, या मीडिया ने बहुत ज्यादा उछाल दिया हो, तो वहां पर हम एडवोकेसी के टूल का यूज करते हैं। और डिपेंड करता है कि किसके लिए, आपका स्टेक होल्डर कौन है। और बहुत सारे जो मीडिया के टूल्स हैं, उसमें अलग अलग तरीके के टूल्स को हम यूज करते हैं। और एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम इंटरनली कहते हैं मीडिया आउटरीच। उस मीडिया आउटरीच को कंडक्ट करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, उसमें की मैसेजिंग होगी, और उसके साथ साथ जो बड़ा मैसेज है की मैसेजिंग के साथ, जिसमें हम मीडिया के टूल्स का यूज करेंगे, वो टॉक ऑन पॉइंट्स जो होते हैं, मेन टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, टू ड्रॉ दोस टॉकिंग पॉइंट्स, एंड देन यू हैव द प्रेस रिलीज थ्रू प्रेस स्टेटमेंट और थ्रू अदर टूल, वी डिससेमिनेट द मैसेज टू द मीडिया. So ठीक है। it can be media, it can be media plus politicians plus bureaucrats, so on and so forth. नहीं, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि ये तो आपने कहा कि एक मैसेजिंग होनी चाहिए, ठीक है। जी, जी, कोई एक वॉशिंग मशीन है जी, और या कोई डिटर्जेंट है, वो कह रहा है कि सबसे सफेद हमारा धुलाई होती है, हाँ? जी, या वॉशिंग मशीन का अपना कोई एक मैसेजिंग है, या कोई और जैसे चॉकलेट की कंपनी का कोई मैसेजिंग है। जाहिर सी बात है कि पत्रकार तो उस मैसेजिंग को नहीं ले रहा है ना एज इट इज, जैसे आप उसको बेच रहे हैं। आप अपना एक प्रोडक्ट और कंपनी की जो गुडविल है उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो पत्रकार तो उसको नहीं ले रहा है। तो कैसे आप पत्रकारों को राजी करते हैं कि वो जी, अपनी रिपोर्ट, आर्टिकल, राइटअप जो है वो कंपनी की मैसेजिंग जिसको आप कह रही हैं, वो मैसेजिंग के इर्द गिर्द जो जी, है वो रहे? प्रशांत जी आपकी आवाज, हाँ, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। जी, तो देखिए, पीआर एक्सरसाइज जो होती है, पूरी पीआर इंडस्ट्री, ब्रांड मैनेजमेंट, हम सब जर्नलिस्ट को ट्रैक करते हैं। तो अगर हमारा कॉर्पोरेट हाउस, मान लीजिए उसकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे इन्फोसिस है फॉर एग्जांपल, विप्रो है, तो वो सर्विस इंडस्ट्री आ गई। तो जो जर्नलिस्ट उस बीट पे लिखते हैं, और अगर मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो सिटी एडिटर्स हुए, फीचर राइटर्स हुए, जो फीचर आर्टिकल्स लिखते हैं, देन वी हैव ओपिनियन एडिटर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उनको हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं, और
उनके न्यूज स्टाइल जो है उसको समझते हैं पूरी तरीके से, tone and tenor, the bent of mind, the kind of articles he or she is writing, the way he or she writes, the pages on which the articles or the news articles or the feature articles are published. For example, op-ed is published on editorial page, so on, sports news is published on sports page, so on and so forth. और इसके साथ हम कोशिश करते हैं अपनी एक रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की जर्नलिस्ट के साथ, एडिटर्स के साथ। हम कॉफी मीटिंग्स करते हैं ताकि हम उनके माइंड को उनको समझ पाए कि उनकी सोच क्या है हमारी कंपनी के बारे में, और हम उनको अपने कंपनी के सर्विसेज से, प्रोडक्ट्स से जानकारी दे पाए। हाँ, मैं एक बात यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे क्लू मिल रहा है आपकी बात से, जो टूल किट एक आई और वो कलर कोडिंग की बात कर रही थी। आपने भी कहा कि आप पत्रकारों को आप लोग ट्रैक करते हैं कि कैसे वो लिख रहा है पत्रकार, और वो तो मैं बात कर रहा था कि कैसे आप पत्रकारों की ट्रैकिंग करते हैं, आप लोग उनका माइंड रीड करते हैं, तो जो पत्रकार आपके मन माफिक नहीं लिख रहा है उसका क्या करते हैं? जी बताइए। तो जर्नलिस्ट को जब हम ट्रैक करते हैं, उनकी न्यूज पढ़ते हैं जो वो लिखते हैं अखबार में, अगर टीवी जर्नलिस्ट हैं तो हम उनके, अगर वो न्यूज में है, न्यूज प्रेजेंटर हैं, तो उनकी न्यूज सुनते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, टीवी चैनल्स को, उनके शोज देखते हैं, अगर हमारी टेक कंपनी है, गैजेट शोज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हम अलग से कॉफी मीटिंग करते हैं, मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है हमारी कंपनी के बारे में, लेकिन बहुत ही कैजुअल तरीके से। क्योंकि मैं ओरिजिनली जर्नलिज्म मीडिया इंडस्ट्री से आई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को काफी मुश्किलें आती हैं और वो तरह तरह के जैसे गिफ्ट देते हैं और ऑन साइट टूर्स करते हैं टू एनकरेज जर्नलिस्ट टू नो अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टू तो यानी एक सेकेंड, यानी ये हुआ कि जो पत्रकार आपकी राय से नहीं मान रहे हैं तो उनको गिफ्ट का भी है। तो गिफ्ट में जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि गिफ्ट जो है वो कोई छोटा मोटा गिफ्ट, कोई पेन डायरी जैसा चीज नहीं। वो गिफ्ट फॉरेन ट्रिप्स भी होते हैं, वो और भी तरीके गिफ्ट होते हैं। वो क्या होता है, कैसे माइंड, और कितना रिस्पांस पत्रकारों का मिलता है? जी, तो जैसे ऑन साइट टूर्स होते हैं, वो हो सकता है आपके ऑन साइट टूर्स इंडिया में, अगर आपकी साइट है, आपका R&D सेंटर है फॉर एग्जांपल, या आपके कंपनी का हेडक्वार्टर है, सेकंड इन वर्ल्ड है, ग्लोबल हेडक्वार्टर कहीं और है विदेश में, नहीं तो इंडियन ऑन साइट टूर्स होते हैं, फॉरेन ट्रिप्स होती हैं, वहां पे बुला करके आपको एंटरटेन किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी है जो ये काम करती है और चुनिंदा जर्नलिस्ट को उसमें सेलेक्ट किया जाता है, रिपोर्टर्स को मौका दिया जाता है, उनके एडिटर चूज करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग खुद से भी हमें चूज करना पड़ता है कि हम इस एडिटर को इनवाइट करेंगे इस फॉरेन ट्रिप के लिए। तो वहां पे यानी पूरी जो कंपनी आपके पक्ष में लिख रहा है जी वही पत्रकार फॉरेन ट्रिप में जाता है कॉर्पोरेट हाउसेस से, जरूरी नहीं है, अगर वो पक्ष में नहीं लिख रहा है तो भी हम उसको इनवाइट करेंगे, अगर वो बहुत अच्छा ऑनेस्ट पत्रकार है हम तो भी उसको कोशिश करेंगे इनवाइट करने की। और अपनी रिलेशनशिप हम लोग जर्नलिस्ट के साथ इसीलिए बिल्ड करते हैं। इनफैक्ट मेरा दिन तो सुबह के 14 न्यूज़पेपर्स पढ़ के स्टार्ट होता था और मैं फिर वेब सारे पोर्टल्स ट्रैक करती थी, मैं टेक शोज देखती थी क्योंकि हमारी जो कंपनीज थी वो टेक कंपनीज थी, डिजिटल टेक कंपनी थी, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज थी, टेलीकॉम कंपनीज थी। I had one very enterprising entrepreneur on board. Then I have a great tech firm as a senior consultant, independent consultant.
सो डिपेंड करता है, तो हमें इतना थॉरो होना पड़ता है. आई यूज्ड टू बी सो अब्रेस्ट अबाउट द राइटिंग्स ऑफ द जर्नलिस्ट दैट देयर वाज नो स्कोप टू फॉल्ट टू कमिट मिस्टेक्स, सो आई डिड हाँ, नॉट तो कमिट ठीक है, मिस्टेक्स. वो मैं आपकी बात समझ गया कि एक सेक्टर में अगर आप मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट जी हाउस के साथ कंसल्टेंट होके, तो जी आपको ट्रैक करना होगा, पढ़ना होगा, कौन क्या जी. लिख रहा है, किस पेज पे जा रहा है, टीवी शोज कैसे आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। मैं बार बल्कि बार मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे जर्नलिस्ट से आगे रहने की जरूरत है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं जर्नलिस्ट से ज्यादा मेरी नॉलेज अपडेटेड हो डे टू डे बेसिस पे. मैं मैं उस ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाना चाहता हूँ कि वो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। फेवरेबल ओपिनियन का, जैसे मान लीजिए बहुत से सीईओज जो हैं वो बड़े बड़े बिजनेस पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, तो ये आर्टिकल उनके लिखे हुए होते हैं। नहीं, mostly 90 to 95% articles are written by us, the corporate communication professionals, or mainly the PR professionals working with the agencies, and these agencies drive the brand मैं campaign इसी for the इसी बात को corporates. इसी बात को बदलना जरा हिंदी में बता दीजिए कि जी ये जो बड़े बड़े सीईओज हैं जिनके आर्टिकल बड़े बड़े अखबारों में आते हैं, ये जी हमेशा अपने आर्टिकल खुद नहीं लिखते हैं, ये आप जैसे प्रोफेशनल्स उनके आर्टिकल लिखते हैं, वो उनके नाम से छपता है। जी बिल्कुल. केवल सीईओज नहीं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Mostly it is written by us because these are all expert opinion of the तो head इसके of the इसके दो organization. मकसद मुझे समझ में आते हैं। एक तो कंपनी के सीईओ का प्रोफाइल बढ़ाना, पब्लिक प्रोफाइल जी बढ़ाना, और जी दूसरा मुझे मतलब समझ में आता है कि वो अ, जो वो बात कहना चाहते हैं वो सरकार तक और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बात आए, इन्फ्लुएंशियल सर्किल में वो बात आए, ताकि जिस जिस नीति को लेकर वो लिख रहे हैं वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. डिपेंड करता है आपका स्टेक होल्डर कौन है और आपकी कंपनी किस क्षेत्र में है और क्या कर रही है. दो तीन बार ये शब्द आया है, स्टेक होल्डर। जी तो ये स्टेक होल्डर्स में कौन लोग होते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं एक टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर हूँ, तो मेरा स्टेक होल्डर्स क्या होंगे? जी. कौन लोग हैं तो जो इन स्टेक होल्डर्स होंगे? जी, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाएंगे, पॉलिसीज पार्लियामेंट में बनती हैं, तो पॉलिटिशियंस भी आ जाएंगे, उनको भी इन्फ्लुएंस करना होगा. प्लस जो आपके कस्टमर्स हैं वो तो आपके स्टेक होल्डर हैं, प्लस आपकी पब्लिक आ जाएगी जिसको तो कहते ये हैं कि कैसे होता है? ये मीटिंग्स कहाँ होती हैं? होटलों में होती हैं, आप लोग के दफ्तर में होती हैं, उनके दफ्तरों में होती हैं, ये प्रेजेंटेशंस होते हैं, क्या होता है इसका? क्या ये पूरा सिस्टम क्या है? जी, बहुत सारे मीडिया टूल्स इसमें यूज होते हैं. आजकल अपने ऑफिस में लोग बहुत कम मिलना चाहते हैं, इवन सीनियर जर्नलिस्ट भी आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो कॉफी शॉप में मिलना पसंद करेंगे क्योंकि वो इंटरनल रीजंस है उनके. और ज्यादातर रेस्टोरेंट्स या होटल्स में मीटिंग होती है. लेकिन जो डेडली ऑनेस्ट एडिटर्स हैं, ओपिनियन एडिटर्स हैं, और मे बी न्यूज एडिटर्स वंस इन अ ब्लू मून यू कैन से, और सीनियर करस्पॉन्डेंट्स, हर कोई जो बहुत ऑनेस्ट है वो आपको ऑफिस में मिलेगा और वो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आपको नहीं मिलेंगे. तो उनसे मिलने के मतलब लिए, अपनी आपकी बात पहुंचाने के लिए आपकी आपको ये उनके. तो बड़ी बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं कि ऑनेस्ट पत्रकार भी हैं। आप मिली हैं ऐसे लोगों से? मैंने एडिटर्स से डील किया है और ज्यादातर एडिटर्स ऑनेस्ट थे. और बाकी रही बात करस्पॉन्डेंट्स की, सीनियर स्पेशल करस्पॉन्डेंट्स की, तो मुझे बहुत ऑनेस्ट मिले हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि डिसऑनेस्ट भी मिले हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं, और वो बात आती है जो हमारे प्रोग्राम का नाम है जी कि स्पिन, जी एक स्पिन क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए कि दो बड़े सेक्टर हैं या दो जी बड़े बड़े जायंट्स हैं, कंपटीशन चल रहा है,
मान लीजिए कि जैसे आजकल ई कॉमर्स सेक्टर है, अब ई कॉमर्स जी सेक्टर का सीधा जो उनसे कहो कि उनका राइवलरी है, वो जो किराना स्टोर्स हैं या जो बड़े बड़े आड़ती हैं उनसे है। जी और जी सरकार अभी तक ई कॉमर्स की पॉलिसी नहीं ला पाई। अब एक ड्राफ्ट आया है जिस पे चर्चा हो रही है। अब जाहिर सी जी बात है कि दो बड़े पक्ष हैं, ई कॉमर्स जी यानी जिसमें फ्लिपकार्ट और ये अमेजन और दुनिया भर के लोग आ गए, और दूसरा जी एक सेक्टर है जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, वो भी बड़े प्रभावशाली है। हमने कई बयानों में देखा है कि जी पीयूष गोयल भी उनके पक्ष में बयान देते हैं। तो ये जो दो बड़े शक्तिशाली सेक्टर हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में, पॉलिसी आने वाली है। तो जी ये पर्दे के पीछे का खेल कैसे होता है, ये पॉलिसी मैनेजमेंट स्पिन कैसे क्रिएट होते हैं ये? देखिए, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को टैप करना पड़ता है। मैंने जैसे कि बोला था, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप एडिटर्स, दीज इंक्लूड्स ऑनेस्ट एडिटर्स, ओपिनियन एडिटर्स, जिसके थ्रू मतलब बायलाइन आप लोगों आर्टिकल्स की प्लेसमेंट फॉर मुलाकात एग्जांपल होता आप है। लोगों की मुलाकात ब्यूरोक्रेट से भी होती है? जी होती है, जो एडवोकेसी प्लान के तहत होती है। मतलब उनको कोई आप कागज देते हैं, पॉलिसी पेपर देते हैं, कुछ क्या देते हैं उनको? फिर वही वही पॉलिसी बन जाती डायरेक्टली है? इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत काफी समय खर्च होता है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसका एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप, ऑब्जेक्टिव से लेके, विजन से लेकर के, मैसेजिंग से लेके, और जितनी मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो लिस्ट होती है, और उनको किसको किस समय कब टैप करना है, कितने महीनों तक ये एक्सरसाइज चलेगी, कैसे प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर होंगे, वो हमें प्रिपेयर करने होते हैं कि कब किससे अपॉइंटमेंट लेना है, किसकी किससे बनती नहीं है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट आपके एंटी है, तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से डील करनी पड़ती तो है। जो दर्शकों, हम जो समझना चाह रहे हैं, जो बात मुझे अभी तक समझ में आई कि जब एक पॉलिसी आती है, जैसे जी मान लीजिए कि कृषि बिल आ गए। जी अब ये कृषि बिल आ गए और उसमें किसानों से और जिन स्टेक होल्डर्स की आप बात करें, उन स्टेक होल्डर्स से चर्चा नहीं हुई। दुनिया जान रही है कि ये जो कानून आए हैं, ये कॉर्पोरेट हाउसेस की मदद करने के लिए आए प्रशांत हैं। जी, आपकी आवाज चली गई थी बीच तो में। जी हाँ, तो ये दुनिया जान रही है कि कॉर्पोरेट जी हाउसेस की जी मदद करने के लिए ये बिल आ रहे हैं। किसान इसके खिलाफ आंदोलन भी कर रहा है। तो जी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो जी बिल बने जी हैं, इनकी ड्राफ्टिंग हुई है, इनकी ड्राफ्टिंग महीनों से पहले जी जो कॉर्पोरेट हाउसेस के कंसल्टेंट्स हैं या पॉलिसी एडवोकेट्स हैं, वो ये काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, कॉर्पोरेट हाउसेस बिल्कुल काम कर रहे होंगे, और उन्होंने अपनी की मैसेजेस जो है, उनके अपने की मैसेजेस वो पहुंच चुके होंगे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस तक की तब, की और की ये बिल की रातों रात पास हुआ है। मैसेज का मतलब, मैसेजेस, की जो मैसेज का मुख्य मतलब कि आपका जो, हाँ, जो मुख्य, संदेश, जो आपका मेन संदेश, जो मुख्य संदेश है, बिल पास होना चाहिए, उसके हित की उसमें सबसे क्या बड़ी बात। कंटेंट जाएगा। जी जी जी। और कॉर्पोरेट हाउस, और ये बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत ही आपको मतलब ज्ञानवर्धक होना चाहिए इस काम को करने के लिए, कलम पे बहुत आपकी पकड़ होनी चाहिए, खुद भी, भले ही आप जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए नए आइडियाज चाहिए होते हैं, और उनको पेन डाउन करना होता है, लिखना होता है, और उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने कस्टमर्स को जो है परमानेंट कस्टमर कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं, जिसको कहते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस, कस्टमर कॉन्फिडेंस जीतना, उस तरीके से काम करना पड़ता है। एक दिन रात की मेहनत होती है, रातों की नींद उड़ जाती है, मैं इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर इस, क्योंकि ये लंबी चर्चा है और मैं चाहूंगा कि एक बार और आपका समय मुझे मिले और कुछ चीजें हम समझें कि पर्दे के पीछे का खेल और कैसे होता है, किसी एक केस स्टडी के माध्यम से।
लेकिन बिल्कुल एक सवाल मेरा जो है वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक हमारे मीडिया हाउसेस में मीडिया एथिक्स होते हैं, और मीडिया एथिक्स जो है वो हमारे आ, उस मीडिया एथिक्स के इर्द गिर्द हम काम करते हैं। जो आदर्श पत्रकारिता है वो तो आप टीवी चैनलों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो आदर्श पत्रकारिता है वो मीडिया एथिक्स के इर्द गिर्द होता है। उन जी मीडिया एथिक्स के अलावा भी एक रिपोर्टर, एक संपादक बहुत सारी बातें जिस पे कि उसको लगता है कि समाज का हित नहीं है, देश का हित नहीं है, तो वो उस पे एक जी स्टैंड लेता है। और वो स्टैंड लेता है कि ये खबर नहीं चलेगी या ये खबर ऐसे चलेगी। और इस तरीके के बहुत सारे झगड़े हम लोगों ने न्यूज़ रूम में देखे हैं, खुद अपने संपादकों से किए, और मेरे संपादक रहते हुए भी बहुत से ऐसे फ्रिक्शन या जिसको कहें कि मतभेद होते हैं, जिसका एक कंसेंसस निकलता है। और ये रोज होता है, न्यूज़ रूम में रोज होता है। जो हमारे आज भी लोग न्यूज़ रूम में होंगे वो देख रहे होंगे कि वो ये रोज होता है। तो क्या ये जो पब्लिक रिलेशंस और पॉलिसी एडवोकेसी का जो पूरा एक अमला है, और हजारों करोड़ का इंडस्ट्री है ये, और आप लोग जो इतने सीनियर जी लेवल पे काम करते हैं, तो कभी ये भी दिल में आता होगा ना कि ये देश के हित में नहीं है, या ये समाज के हित में नहीं है, ये इस कॉर्पोरेट हाउस के हित में जरूर है लेकिन देश के हित में नहीं है। तो ये ये जी अंतरात्मा की आवाज का कोई स्कोप है वहां पे? जैसे जैसे आपने कहा अ, कि जी ये जो कृषि बिल है, ये कृषि बिल भी ऐसे ही बने होंगे ना, किसी कॉर्पोरेट हाउसेस कंसल्टेंट ने जाके सरकारों को प्रेजेंटेशंस दिए होंगे, कुछ बातें हुई होंगी, तो जी ये कहीं से। प्रशांत जी, आपकी आवाज चली गई। हाँ, जी बोलिए। जी आप आप बिल्कुल, इसको हम अपनी पीआर लैंग्वेज में कहते हैं क्राइसिस या निगेटिव परसेप्शंस को मैनेज करना। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, और जो स्टेक होल्डर्स को हमें इन्फ्लुएंस करना होता है, उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। तो इस एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल वैसे ही क्राइसिस जैसे ऑनेस्ट एडिटर्स ने अगर आपकी पिच की को एक्सेप्ट नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया, और इस पे वो हमारा स्टोरी आइडिया उनको पसंद नहीं आया, तो हमें फिर कोई और रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडिटर ने डिक्लाइन कर दिया है। एंड एडिटर इज द डिसीजन मेकर इन दैट मीडिया हाउस, वेदर इट इज अ टीवी हाउस, I mean, it's a television channel, or a print media, or a magazine, so on and so forth, or some, digital tech platform. तो फिर हमें दूसरा रास्ता निकालना पड़ता है। तो जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइज होती है, हर रिस्पॉन्सिबल पीआर एजेंसी या कॉर्पोरेट हाउसेस में कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम माई सेल्फ अ क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रेनर। हाँ, मैं सो क्राइसिस मैनेजमेंट पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, कि अपने आप में एक बड़ा इशू है वो, बड़ा विषय है। जी लेकिन मैं जी केवल ये जानना चाह रहा था कि जैसे पत्रकारों में बहुत सारे विवाद जो है वो हो जाते हैं। एक परसेप्शन एक जी संपादक का भी होता है, एक रिपोर्टर का भी जी होता जी है। और वो देखता है जी अपने अपने एथिक्स और अपनी कंपनी के एडिटोरियल पॉलिसी के अलावा भी वो देखता है कि ये चीज उसके जी समाज के हित में नहीं है, जिसको रिपोर्ट नहीं करना है ना? तो हम्म ये हम लोगों ने बहुत बार किया है। और कई बार अपने संपादकों से बगैर पूछे भी किया है। इतनी ऑटोनॉमी जो है, इतनी आजादी न्यूज़ रूम में रहती थी, और अभी भी है बहुत सी जगह पे। तो ये जी अ, जो आपका फील्ड है पॉलिसी एडवोकेसी का, रेपुटेशन मैनेजमेंट का, पब्लिक रिलेशंस का, इसमें एक कोई प्रोजेक्ट है, एक कोई पॉलिसी है जिसमें आपको लग रहा है कि ये आपके क्लाइंट के हित में तो है, लेकिन समाज के हित में नहीं है, देश के जी हित में नहीं है? तो कभी उस वक़्त क्या जी होता है? उस वक़्त मतलब आप मना करते हैं, आप लोगों में से लोग कि ये चीज़ नहीं करेंगे, या
या जो उसकी मंथली रिटेनरशिप है वो इतनी बड़ी होती है कि सारे मुंह बंद हो जाते हैं? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने खुद बोल दिया। देखिए, मैंने तो कभी यस बोला ही नहीं है। मैंने जो एडवाइस दी है वो प्रूडेंट एडवाइस होती थी, और मैं अपने क्लाइंट को मना कर देती थी कि ये आपके फेवर में नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, या बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज आ चुकी है या वीडियो रन हो चुका है टीवी चैनल पे, और क्लाइंट को बहुत आपत्ति है, और हमें मेल में उसको लिख के समझाना पड़ता है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, हमको इसको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और वहां पे हम अपनी रिटन एडवाइस क्लाइंट को देते हैं, और वो बहुत ही मतलब वो मायने रखती कुल है, मिला क्योंकि के कि आगे की स्ट्रेटेजी आपकी। क्लाइंट का जी, इंटरेस्ट फिर आगे आ गया ना। नहीं नहीं, हम उनको क्लाइंट का इंटरेस्ट नहीं आगे रखते, हम जो आपने एग्जांपल दिया देश के इंटरेस्ट को आगे रख के हम क्लाइंट को मना करते हैं, एक ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं कि आप ये काम ना करें, क्योंकि ये देश की जनता के लिए जो कम्युनिटी रिलेशंस जिसको कहते हैं टूल है पीआर का, वो अच्छा नहीं है। ये तो मेरे लिए आपके लिए अच्छा ये नहीं मेरे है। लिए ये न्यूज़ है। लेकिन इसको कहने के लिए आप खुद एक बहुत ही डेडली ऑनेस्ट पीआर ब्रांड मैनेजमेंट प्रोफेशनल ये आपको होना पड़ेगा। मेरे लिए ये न्यूज़ है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि जी, मैंने किया है ऐसा, मैंने लिखित में किया है बल्कि ये काम। अच्छा, तो या मैं वाकिफ नहीं था कि ये इस इंडस्ट्री जी, में इतने भी एथिक्स होते हैं, क्योंकि नीरा राडिया ने काफी डैमेज कर दिया इस इंडस्ट्री, इस पूरे सेक्टर को। और तो क्योंकि मैं तो शुरू से, क्योंकि राजनीतिक पत्रकार रहा हूँ, और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और ये सब, तो मेरा वास्ता उस समय की पत्रकारिता में पब्लिक रिलेशन वालों से नहीं होता था। जब मैं जी, संपादक हुआ तो जी, जरूर कुछ लोग आते थे, मिलते थे, लेकिन वो बहुत मतलब उस तरीके की चीजें होती थी कि कोई कवरेज हो जाए उनका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई रिपोर्टर जी, चला जाए, जी, इससे ज्यादा मेरे जी, से जी, इंटरेक्शन नहीं हुआ कभी। तो मुझे बहुत एक्सपोजर जी। नहीं है इस चीजों उस इन समय चीज। पीआर इवॉल्व हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। अभी भी इंडिया में मैच्योरिटी नहीं है पीआर मार्केट में, मुझे याद है कि लेकिन पॉलिटिकल पीआर मैं मुंबई में एक टीवी चैनल में के लिए। संपादक था, और हम लगातार वहाँ पे एक लवासा का प्रोजेक्ट था, बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था पुणे के पास। उसमें कुछ घोटाले हम लोग एक्सपोज कर रहे थे, और उसकी कंपनी जो थी, उसकी जो पीआर कंपनी थी, वो उस वक्त की राडिया की कंपनी वैष्णवी के पास था। और हमारे रिपोर्टर कई बार मुझे बताते थे कि सर वो रिसेप्शन पे आके बैठे हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनसे कभी मिला नहीं, और मैं उनको यही कहता था कि वो कैमरे के सामने उनसे कहो कि अपनी बात कह दें, वो हम चला देंगे, तो जो भी उनका पक्ष है। बहरहाल, जिस तरह पत्रकार डिसऑनेस्ट है, एक तबका पत्रकार का डिसऑनेस्ट है, उसी तरह एक तबका पीआर प्रोफेशनल्स का भी डिसऑनेस्ट है। हाँ, So, तो हम लोग ये चर्चा फिर किसी दिन और जारी रखेंगे कि कॉरपोरेट जी, हाउसेस मीडिया मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा जी, आ, हम उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे जो जी, सोशल अनरेस्ट होता है, जैसे माइनिंग के प्रोजेक्ट है, पावर जी, हाउसेस हैं, जी, लैंड जी, एक्विजिशन है, ये जो जी, कृषि बिल है, जी, इसमें कॉरपोरेट जी, हाउसेस का रोल क्या है, जी, और जी, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो है चर्चा यहीं तक, और थोड़ी बहुत ही हम लोगों को जानकारी वंदना जी से मिल पाई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि कॉरपोरेट हाउसेस पर्दे के पीछे क्या करते हैं। कुछ सब चीज़ें खराब नहीं करते हैं, कुछ उसमें चीज़ें ठीक भी होती हैं, और उनका भी मीडिया में उनका परसेप्शन जाए, उनकी भी बात जाए, उसकी वो तैयारी करते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा एक बड़ा नेगेटिव पहलू भी है,
और वो अब इतना बड़ा हो गया है कि वो भारत के लोकतंत्र को भी जो है वो प्रभावित कर रहा है। और इस चर्चा को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। और दोस्तों, आज थोड़ी देर बाद मैं असम के लिए निकल रहा हूँ और शाम तक मैं गुवाहाटी में रहूंगा। और कल से असम की जानकारी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि असम का इलेक्शन, क्योंकि आप ज़्यादातर खबरें बंगाल के बारे में राष्ट्रीय मीडिया में बहुत आ रही हैं, लेकिन असम का इलेक्शन बहुत क्रूशियल है और कई मायनों में क्रूशियल है। वहां पे वो 19 लाख लोग हैं जो एनआरसी के बाहर चले गए। वहां पे वो 1 लाख से भी ऊपर लोग हैं जो डी वोटर, जिनको जिनको मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। वो डी वोटर हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, जो 19 लाख लोग एनआरसी के बाहर आ गए उसका क्या है, उनके इश्यूज क्या हैं, वो चुनाव में कैसे वोट देंगे। ये राजनीतिक पार्टियों के शोर शराबे के अलावा भी जो वहां पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो ग्राउंड से मैं आप लोगों को कुछ बातें रोज बताऊंगा, और वहां का मीडिया कैसे काम कर रहा है, चुनाव कैसे मैनेज हो रहे हैं। और सुबह 8 बजे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और वंदना जी, आपका ही बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।